Hello everyone, welcome to the world of English language. Once again, Brito National Institute of English Language. I, JP sir, I am going to teach you vocabulary. Vocabulary is one of the most important topics in English language. हम लोग आज vocabulary पढ़ेंगे. इंग्लिश में vocabulary का बहुत अहम रोल है. vocabulary का वही रोल है इंग्लिश में जो कि खाने में ingredients का. तो अगर आपका इंग्लिश डिश है तो वोकेबलरी उसमें इंग्रेडिएंट्स है. खाना अच्छा हो, टेस्टी हो, डिलीशियस हो, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स का सेंस होना चाहिए. वैसे आपका इंग्लिश अच्छा हो, इसके लिए आपको वोकेबलरी का सेंस होना चाहिए. तो अगर इसी से पूछा जाए दुनिया के जिस भी स्टूडेंट से, टीचर से कि वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, तो सभी लोग ब्रिटन को छोड़कर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अक्रॉस वर्ल्ड, सब लोग एक ही बात बोलेंगे. वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड स्टॉक. कुछ जो बोलते हैं वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग. कुछ लोगों ने कहा कि वोकेबलरी का मतलब होता है द वर्ड एंड ऑल आउट ऑफ वर्ड्स. बट वोकेबलरी का मतलब अगर देखा जाए, जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग इंग्लिश को चाहते हैं, जो इंग्लिश को अपने लाइफ में यूज करते हैं रोज, तो उनसे पूछा जाए वोकेबलरी क्या होता है, तो वो लोग कहेंगे वोकेबलरी का मतलब होता है सेंस ऑफ वर्ड्स. कहने का मतलब सेंस ऑफ वर्ड्स, वर्डों का सेंस होना चाहिए जो हम लोगों को नहीं है. तो अगर हम लोगों को नहीं है तो और कोई कहता है नॉनसेंस, तो गलत नहीं है. बट आज हम लोगों को वोकेबलरी का सेंस होगा मालूम. तो सेंस का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ डाई. उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ डाइड. एक और वर्ड लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ डेड. एक और वर्ड लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ डेथ. डाई, डाइड, डेड, डेथ, ये चार वर्ड लिखा हुआ. अगर आपको इन चारों का यूज करना आता है तो आप समझ जाओ कि आपको वोकेबलरी आता है, आपको सेंस है वर्डों का. अगर आपको इन वर्डों का मालूम नहीं है तो आप श्योर रह जाइए, यू आर एब्सोल्युटली डेजोलेट ऑफ वोकेबलरी. यू आर डेस्टिट्यूट ऑफ वोकेबलरी. आप वोकेबलरी में गरीब हैं, आपको वोकेबलरी का सेंस नहीं है. उसमें से कुछ लोग, इंडियन लोग ऐसे हैं दो तरह के. एक लोग नहीं जानने के बाद भी अंदाज से यूज कर देते हैं, वो सही भी हो जाता है. और उसमें एक और भी लोग हैं जो एक नया वर्ड बोलते हैं. इसमें चार वर्ड है, चार के अलावा एक नया वर्ड बोलते हैं. बोले क्या हुआ, तुम क्लास में कल क्यों नहीं आए? बोले क्या अंकल का डेट हो गया था. डेट लेकिन तारीख वाला है, इसमें डेट है ही नहीं. अंकल का डेट हो गया था, उसका डेट हो गया, डेट यहाँ पर तो डेट है ही. तो एक तरह के लोग हैं जो गलत यूज करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है. उन्हें समझते डेट बोलेंगे शायद सामने वाला एडजस्ट कर लेगा, वो तो नहीं आया तो डेट हो गया होगा, डेट का मतलब यही डेट होगा, इसी में से कोई एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है. अगर आप नहीं जानते हैं, आप कमज़ोर हैं, गरीब हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नॉनसेंस हैं, इस सेंस में नॉन लगा देंगे तो नॉनसेंस होगा. अगर नॉनसेंस है तो वह गलत है. इसलिए हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतरे जान. आप डॉक्टर नहीं है वो ठीक है, लेकिन अधूरा डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, तो मरीज का क्या होगा वो शायद मरीज भी नहीं जानता होगा. तो अगर आप नहीं जानते तो अलग बात है, लेकिन अगर गलत जानते हैं तो वो जानलेवा है, इट्स अ फैटल. इसलिए आप जानिए अच्छी तरह से. अब हम इन लोगों को जानना चाहेंगे, तो आप जितने भी वर्ड हैं उनको इंग्लिश में जानेंगे अफकोर्स, लेकिन उनको आप जानेंगे उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच से. जितने भी वर्ड हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तराजू पे, बैलेंस पे उसको वेट कर लेंगे, उसको तौल लेंगे, उसको जोख लेंगे और तब उसका यूज करेंगे, तो आप वोकेबलरी का सेंसफुल है. तो इसका मतलब वोकेबलरी क्या है? वोकेबलरी इज द सेंस ऑफ वर्ड्स विच कैन बी चेक्ड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच से सभी वर्डों को चेक कर लेंगे. जैसे ये जो डाई वर्ड है इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ब है. अगर आपसे पूछा जाए कि डाई वर्ब है तो डाई वर्ब आपको दो तरह से मालूम चलेगा. एक ये कि मैंने बताया, दूसरा ये अगर आपके घर में कोई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में ढूंढिए, जहां पर डाई लिखा होगा उसमें स्मॉल लेटर में लिखा होगा वी, इटैलिक्स में लिखा होगा वी, इसका मतलब डाई वर्ब है. आप बोलेंगे सर ये भी मालूम चल गया, तो इससे हमको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, इंग्लिश का जो फॉर्मूला है वो ये कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है. वैसे ही जैसे कंधे के ऊपर हमेशा सर आता है, वैसे ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. तो अगर आपका सब्जेक्ट है यू, तो आप इन चारों में से ये लिखेंगे डाई. और आप बोलेंगे सर ये वाला लिख देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये वर्ब है,
और वर्ब है तो वो वर्ब का जगह हमेशा सब्जेक्ट के बगल में है। द पोजीशन एंड प्लेस आफ्टर सब्जेक्ट आर ऑक्यूपाइड और रिजर्व्ड फॉर वर्ब ओनली। वो सिर्फ वर्ब के लिए रिजर्व है वो जगह जो सब्जेक्ट के बाद में है। तो आपको मालूम चला डाई वर्ब है। अब बोलेंगे सर तो ये क्या है डाई? ये डाई उसी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, मतलब सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर वो यू डाई तुम मरते हो, और अगर उसको पास्ट टेंस करेंगे तो होगा यू डाइड, मतलब तुम मर गए, वो मर गया ही डाइड, वो मर गए दे डाइड। ये सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये है एडजेक्टिव। डेड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ये भी आप डिक्शनरी में जाकर चेक करेंगे कहाँ लिखा हुआ है। या तो आपको ब्रिटेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से वोकैबुलरी के सेंस में हर वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेजर करके बताया जाएगा, आप उसे समझ पाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। उसके बाद आपको ये मालूम चलेगा कि द वर्ड डेड इज एन एडजेक्टिव। सिंस द वर्ड डेड इज एन एडजेक्टिव, adjective is a word which always comes just before a noun. That's one of the most important thing to follow and remember. अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेड क्या है, तो डेड जो है वो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, तो आपको मालूम चलेगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसा होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एडजेक्टिव है डेड। हमारे यहाँ जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ब्रिटेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, हमको लगता है हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो अगर आपको मालूम चलता है डेड एडजेक्टिव है, तो डेड का जो विशेषता है, दो खासियत है। एक तो एडजेक्टिव अगर है डेड तो वो हमेशा नाउन से पहले, नाउन के बाद आएगा, नाउन के पहले आएगा। किसी भी एक नाउन के पहले वर्ड आएगा डेड, पहला डेड का एडजेक्टिव है। हम लोग का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर एडजेक्टिव का एक टॉपिक है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि डेड अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे और किस तरह से उसको यूज में लाएंगे। तो डेड एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, या तो डेड डायरेक्ट आएगा, जैसे कि कहीं पर भी लिखा हुआ है या देखा हुआ आपने, लिखा हुआ डेड बॉडी, तो डेड बॉडी लिखा रहेगा तो आपको बॉडी नाउन है, तो अगर उसके पहले का वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। और आपको अभी भी मालूम चला कि डेड एडजेक्टिव है, तो आप नहीं बोल सकते डाइड बॉडी, आप नहीं बोल सकते डाइड बॉडी या डेथ बॉडी, आपको होगा डेड बॉडी। किसी का लैंड फोन हुआ करता था पहले के समय में, वो फ़ोन खराब हो जाता था तो उसको बोलते थे डेड फोन, वो फ़ोन डेड हो गया है, तो यही डेड बोलते थे क्योंकि वो एडजेक्टिव है, फ़ोन नाउन है। कुछ कल्चर है जो अब एग्जिस्टिंग में नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते समाज से, तो उस तरह के कल्चर को बोलते हैं डेड कल्चर। बहुत सारा भाषा है जो अब चलता नहीं है, मार्केट से उठ गया है, हट गया है, जैसे हिब्रू, ऐसा बहुत सारे भाषा हैं वर्ल्ड में, आई डोंट नो मच। तो वो भाषाएं भी डेड लैंग्वेज कहलाने लगती हैं, डेड कल्चर, डेड कस्टम। किसका मतलब वो एडजेक्टिव है। जैसे आपको मालूम चल गया कि एडजेक्टिव है, अब बचा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, वो है नाउन। जो डेथ है वो नाउन है, और आपको मालूम चलना चाहिए कि नाउन का जगह क्या है। आपको नाउन के लिए आपको या तो नाउन का जगह पहचानना चाहिए। हाँ, नाउन का जगह नाउन के परिभाषा से नहीं होगा। और आप चाहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, तो आपको नाउन का पहचान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सोना को देखने से सोने का पहचान नहीं होता, सोने के पहचान के लिए सोने का पहचान का सेंस होना चाहिए आपको। तो आपको डेथ अगर नाउन है तो आप पहले करेंगे क्या, अब आज के बाद ढूंढना शुरू कीजिए जगह। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे योर लिखा हुआ है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन का विशेषता है कि इसके बगल में कोई न कोई एक नाउन होगा ही। इस तरह से योर, हिज, हर, देयर, माई, इनको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन जहाँ रहता है उसका विशेषता ही है, द मिनिमम इंपॉर्टेंस ऑफ द पोसेसिव प्रोनाउन इज कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ड नाउन होगा ही। और अभी भी मालूम चला कि डेथ नाउन है, तो आपको पहले पोसेसिव प्रोनाउन का व्यवस्था करना होगा, पहले पोसेसिव प्रोनाउन को इमेजिन करना होगा। तो मैंने इमेजिन किया योर, अब योर के बाद नाउन आना चाहिए, तो अभी मालूम चला तो ए नाउन डेथ है, तो डेथ लगा दिया, योर डेथ, क्योंकि योर के बाद वाला जो वर्ड है वो नाउन होना चाहिए। योर डेथ, हर डेथ, हिज डेथ, माई डेथ, देयर डेथ, तो डेथ लिखना पड़ेगा बिकॉज डेथ इज अ नाउन एंड द पोजिशन एंड द प्लेस ऑफ अ नाउन इज एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जस्ट नेक्स्ट टू द पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये है जगह जहाँ पर हम डेथ को लिख सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, तो डेथ का ये कोई खास है, ऐसा ही है नहीं है। आप पहले एक नाउन का जगह पहचानो इंग्लिश में, कि नाउन का पहचान तो ये है, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मिनिमम तरीका है डेथ को या नाउन को पहचानने का कि वो आए किसी एक पोसेसिव प्रोनाउन के बगल में, बिकॉज पोसेसिव प्रोनाउन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ नाउन। हम लोग आगे के डिस्क्रिप्शन में या आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। एक टॉपिक के ऊपर जिक्र किया गया है। आप थोड़ा सा धैर्य से हर वीडियो को देखिए। देखने के बाद आपको किसी भी तरह के टीचर या इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ईच वन टीच वन। आप खुद से पढ़कर समझ पाइएगा, अच्छी तरह समझ पाइएगा। थैंक यू।